हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, क्लैट 2024 के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है। 13,999 का ये कोर्स है जिसमें आपको 35 प्लस मॉक्स, 7 बुक्स आपके घर पे, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ मिलने वाला है इस एग्जाम के लिए। प्लस अगर आप सिर्फ हमारे मॉक्स चाहते हैं देन 1599 रुपीज़ में 35 प्लस मॉक्स, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट तब भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ऐप को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी के स्टूडेंट्स भी अपने कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करेंगे तो डेमो क्लास, डेमो मॉक सैम्पल्स सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला जो आज का आर्टिकल है ना, वो बात करता है इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। पहले तो ये देख लेते हैं ये निज्जर है कौन। इनका नाम है, देखो पूरा, हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। 1977 में ये बॉर्न हुए थे, जालंधर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले बंदे थे कनाडा के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट बहुत समय से कनाडा सरकार से डिमांड कर रही थी कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन कनाडा में देखो, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में खालिस्तानी सपोर्टर्स के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वहाँ पे जो सरकारें हैं वो इस पर इतना एक्शन नहीं लेती है। ब्रिटिश कोलंबिया में इनको जून में आई थिंक अभी जो है शूट आउट में मार दिया गया था किसी के द्वारा। तो अभी क्या हुआ, अभी जस्टिस ट्रूडो ने जो है आपका वहाँ की पार्लियामेंट के अपनी स्पीच के दौरान इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत की रॉ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और बिना किसी एविडेंस के उन्होंने ये बात कह दी है, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई किया है, क्लियरली डिनाई किया है। साथ ही साथ कहा है कि किस तरीके का मजाक है कि बिना किसी एविडेंस के आप इस तरीके की बातें, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो पार्लियामेंट में कह दे रहे हैं। तो ये मामला है। देखो, थोड़ा सा ना कनाडा की मैं आपको अगर पॉलिटिक्स समझाऊं तो देखो, कनाडा के अंदर ना पॉपुलेशन का अगर आप एक मेजर हिस्सा देखोगे ना तो वो सिख कम्युनिटी का है, और ये जो सिख कम्युनिटी है ना, इसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खालिस्तान सपोर्टर्स भी हैं, और ये लोग बहुत सारे जो भी पॉलिटिक्स है उसमें अलग अलग जगहों पे इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं वहाँ पे गुरुद्वारों को कंट्रोल करते हैं, और ये भी बताया जाता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पे काफ़ी सारा फंड उनके इलेक्शन के दौरान ये गुरुद्वारे देते हैं। इस वजह से जो सरकारें हैं ना वो इनके अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो ये वाली ये चीज़ थी, ठीक। और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर थे, ये थे। मेरा आप लोगों का एक क्विज का क्वेश्चन है कि ये जो निज्जर हैं जिनका अभी डेथ हुआ है, ये किस इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला आर्टिकल जो है वो है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर ए कॉन्सेंसस। देखो हुआ क्या है, हुआ ये कि अभी अगर आप भारत के पार्लियामेंट्स को देखो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को देखो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 15% के आसपास जो है ना वो महिलाएं हैं। बट अब आज़ादी के इतने समय बाद अब समय आ चुका है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एक फिक्स सीट्स रिजर्व कर दी जाए वुमेन्स के लिए। देखो, पंचायती राज में ऐसा किया गया था, तो वहां पे इसका फायदा दिख रहा है। बहुत सारी प्रधान जो है, गाँव की प्रधान जो हैं वो आपकी महिला बनती थी। लेकिन ये बात भी सही है कि एक सरपंच पति करके एक टर्म जो है ना वो यूज होने लग गई थी। आपने अगर पंचायत सीरीज देखी होगी तो देखा होगा। एक्चुअली हो क्या रहा था उनमें कि सीट्स तो महिलाओं के नाम पे ही रहती थी, लेकिन सारा फंक्शन जो है उनके पति करते थे। ऐसा बहुत जगहों पे आज भी देखने को मिलता है। खैर, कहने का मतलब यह है कि अभी यहाँ पे 33% सीट्स जो है ना वो रिजर्व करने की बात हो गई है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा। तो इससे क्या होगा कि 33% सीट जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो जाएगी। बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट देखो, एक सबसे पहला बेनिफिट ये बताया जाता है, महिलाओं को हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की, इक्वालिटी लाने की, तो देश की पार्लियामेंट में सबसे पहले अगर उनको लेके नहीं आए तो बाकी जगहों से तो कैसे ही खत्म कर देंगे। दूसरी चीज ये भी एक धारणा है कि महिलाएं जो है ना वो करप्ट कम होती हैं, तो अगर महिलाएं काम करेंगी तो करप्शन भी कम होगा, ऐसा भी कहा जाता है। प्लस अगर आप जेंडर गैप रिपोर्ट देखें 2023 की, तो भारत का रैंक 127 आया था आउट ऑफ 146 कंट्रीज में। तो ये उसकी तरफ एक प्रयास हो सकता है चीज़ों को थोड़ा सा इक्वल करने के लिए,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, सोसाइटी में महिलाओं के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस करी जाती है वो महिलाएं ही बेटर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करके बता सकती हैं, चीज़ों को रख सकती हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो ही लोग उस बात को आगे बढ़ाएं जो इसको समझ सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 3 होयसाला टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी आपको पता है कि 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया में चल रहा है, जिसके अंदर भारत के 3 टेम्पल्स, जो तीनों के तीनों टेम्पल्स हैं ना, उनका नाम है होयसाला टेम्पल्स। कहाँ कहाँ पे हैं? बेलूर, हालेबिड एंड सोमनाथपुर, ये तीनों आपके कर्नाटका के अंदर हैं। यहां पे इन तीनों टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। चेनेकशवा टेम्पल एट बेलूर, होयसलवारा टेम्पल एट हेलेबिड एंड हसन डिस्ट्रिक्ट में दोनों स्थित हैं ये, और आपका जो केशवा टेम्पल है वो सोनातपुर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये तीनों टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। अभी ये न्यूज़ में काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली एक और ऐसी चीज़ हुई थी, हमने उसको न्यूज़ में डिस्कस किया था। तुरंत दिमाग पे क्लिक करो क्या हुआ था, ऐसे ही रिवाइज किया करो। देखो करंट अफेयर में क्या है, यही करना होता है। आपको पढ़ने से ज़्यादा ना चीज़ों का कनेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि यार हमने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था, और फिर उसको तुरंत रिवाइज करना चाहिए। तुरंत मतलब ये नहीं कि जब कॉपी में उस नोट्स के पन्ने पे जाएंगे तभी रिवाइज करेंगे, नहीं ना, अभी पढ़ते हुए भी तो कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ है। इसके बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट, एक एडिटोरियल आया है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अगेन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद देखो एक न्यूज है, अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन इन करमबाग, वोज टू फाइट अंटिल द एंड। देखो अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है और हर साल न्यूज में रहता है। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्या है इसका हिस्ट्री, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बेटर आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान, बीच में एक एरिया है जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है नागोर्नो करमबाख रीजन, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, एक अर्मेनिया है, एक अजरबैजान है, बीच में एक एरिया पड़ता है जिसमें नागोर्नो करमबाख रीजन रहता है। यहाँ पे ज्यादा लोग जो है ना वो अर्मेनिया एक्सेंट के रहते हैं, या इनके सपोर्टर्स ज्यादा रहते हैं, पर ये पड़ता आपका अजरबैजान के टेरिटरी में है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली 2020 में ये बहुत न्यूज में था, क्यों था कि 27 सितंबर 2020 को ना अर्मेनिया अजरबैजान दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाता है कि ये करमबाख रीजन जो है ये किसका है, ठीक। ये वॉर लड़ते लड़ते जो है फाइनली अजरबैजान इसको जीतता है, और अजरबैजान के कंट्रोल में आपका नागोर्नो करमबाख एरिया आ जाता है। कब होता है? 10 नवंबर को। फिर दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है कि सीज फायर करेंगे, कोई अब एक दूसरे की फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 13 दिसंबर 2020 को फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। फिर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और समय समय पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं ना, उससे पहले इस एरिया का थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बताना चाहता हूं। आप यहाँ पे देखिए, पहले तो ये आपका अजरबैजान है, इसके बगल में जस्ट क्या है, कैस्पियन सी है, इधर आपका टर्की है, ठीक है, इधर टर्कमेनिस्तान हो गया, इधर आपका ईरान हो गया, ठीक, फिर रशिया है ये ऊपर, ये यूक्रेन हो गया। कैस्पियन सी के बगल में है अजरबैजान, तो इससे आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के मामले में काफ़ी रिच होगा। तो अजरबैजान की मेजर इकोनॉमी जो है ना वो ऑयल एंड नेचुरल गैस से ही चलती है, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा और इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा कि अजरबैजान और अर्मेनिया ना पास्ट में पार्ट हुआ करते थे किसके, यूएसएसआर के। यूएसएसआर होता था जिसमें रशिया होता था, आपका एस्टोनिया होता था, लैटविया होता था, लिथुआनिया होता था, बेलारूस होता था, यूक्रेन होता था, मोल्डोवा होता था, जॉर्जिया होता था, आपका यूक्रेन भी उसका पार्ट था, लड़ रहे हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो ये आपका पूरा यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर जब होता था ना, तो यूएसएसआर ने ये बात कह रखी थी कि ये जो आपका करमबाख वाला रीजन है ये अजरबैजान के कंट्रोल में रहेगा। ऑल्दो वहाँ के लोग ये कहते थे कि भाई हम तो अर्मेनिया के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। देखो जो अजरबैजान की पॉपुलेशन है ना वो 99% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो, और अर्मेनिया इज़ ज़्यादा 99% के आसपास क्रिश्चियनिटी है।
तो कहने का मतलब ये है कि, और पॉपुलेशन वाइज अजरबैजान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द आर्मेनिया। तो जब यूएसएसआर होता था तो यूएसएसआर के दबाव में दोनों कंट्री शांत रहती थी और अजरबैजान के अंडर में ही आपका ये करम्बाख वाला रीजन चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब समय के साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लगा, 1920 में इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट उठी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तब फिर यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि भाई ये एरिया जो है अजरबैजान को दे दो, इसमें ज़्यादा कुछ करो मत। लेकिन चीज़ें जो है ना वो तब भी इतनी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो नहीं पाई। आर्मेनिया जिसमें देखो 30 लाख जनता है, 95% क्रिश्चियंस हैं। अजरबैजान विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़, 99% हुम आर मुस्लिम। तो क्या हुआ, 1920 में यूएसएसआर और आर्मेनिया के बीच में, फिर से गलत बोल दिया, आर्मेनियन अजरबैजान के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है कि भाई ये करम्बाख वाला रीजन किसका है। तो यूएसएसआर जो है ना इसमें वो इंटरफेयर करता है और वो कहता है कि चलो यार तुम रखो, अजरबैजानी कंट्रोल में दो इसको। तो आर्मेनिया जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, तो उनकी बात सुन के वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 80s आते आते यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट होता रहता है, यूएसएसआर की पकड़ खत्म हो जाती है। उस समय आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से वॉर टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि करम्बाख जो है वो रीजन किसका है। 1994 में रशिया इंटरफेयर करता है और ये कहता है कि यार ये आर्मेनिया के कंट्रोल में रहेगा, और अजरबैजान पहले तो मान लेता है, लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। 2020 में क्या होता है, 2020 में ना अजरबैजान की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब होती है, तो कंट्री के जो हेड होते हैं ना वो फोकस डाइवर्ट करने के लिए नेशनलिज्म की भावना लेके आते हैं। और ये भी एक कारण बताया जाता है कि अजरबैजान ने वॉर छेड़ दिया होता है आर्मेनिया के ऊपर 2020 में, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो वॉर जो है वो जीत जाता है कौन, अजरबैजान। अब अजरबैजान ये वॉर कैसे जीतता है, इसको फुल सपोर्ट मिलता है किसका, टर्की का एंड इजराइल का। इजराइल इनको हथियार बेचता है, टर्की भी इनको काफ़ी मदद करता है, पैसे रुपए सब कुछ। टर्की क्यों मदद करता है, देखो पहली चीज़ तो मुस्लिम कंट्री है, तो वो एक ये भी कारण है। दूसरा कि ऑटोमन एम्पायर जब होता था, जो कि आज की डेट में टर्की है लेकिन पहले हम उसको ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, तो टर्की जो है, ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर वाज वेरी बिग, बट वो इनिशिएट टर्की से ही हुआ था, तो उनका वर्चस्व होता था उस एरिया में। तब भी उस समय भी ऑटोमन एम्पायर की आर्मेनिया से नहीं बनती थी, इसीलिए भी टर्की जो है वो अजरबैजान को ज़्यादा सपोर्ट करता है, एक रीज़न ये भी है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है। अब रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है ना उसका अजरबैजान भी दोस्त है, आर्मेनिया भी दोस्त है, और इसीलिए जब भी इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, ये दोनों के दोनों रशिया के पास भाग जाते हैं। अभी ये आज की न्यूज़पेपर में क्यों आया है, क्योंकि अब देखो क्या है ना, रशिया ही अपने आप यूक्रेन से लड़ने में बिजी है, रशिया के पास कहाँ इतना समय कि अब वो ये सब कराए। तो जब रशिया उधर बिजी है ना, तो ये दोनों कंट्रीज आपस में थोड़ा थोड़ा लड़े जा रहे हैं, और ज़्यादा जो डोमिनेंस है ना वो अजरबैजान ही दिखाता है, जो कि आप कह सकते हो कि ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा सपोर्ट है उसके पास। आर्मेनिया के पास क्या है ना, हथियार इतने अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का आप अनुमान लगाओ तो कितना ही कम है आप देख सकते हो। प्लस फिर अजरबैजान को टर्की का फुल सपोर्ट रहता है, टर्की इन इटसेल्फ इज ए गुड डिफेंस इक्विपमेंट वाला कंट्री, इतना सारा इंपोर्ट करता है, कुछ भी दे देगा काम चल जाएगा, तो ये भी है। प्लस टर्की का अपना और भी यहाँ पे लाभ है, जैसे कि क्या है कि अजरबैजान देखो ऑयल रिच कंट्री है, और अजरबैजान जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री ही अजरबैजान है। तो टर्की को इसलिए भी अजरबैजान पसंद है, और वही होता है ना गिव एंड टेक रिलेशन, तो वो वाली चीज़ है, तो वो यहाँ पे करा जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें टर्की और क्यों सपोर्ट करता है अजरबैजान को, तो ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान ना एक जीनोसाइड करी थी, जिसको आर्मेनियन जेनोसाइड बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया था कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने बहुत सारे आर्मेनियंस को मार डाला था। तो वो भी एक कारण है, मतलब उस समय से जेनोसाइड करे बैठे हैं, मतलब उस समय से दुश्मनी चल रही है आर्मेनिया के साथ टर्की की। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से टर्की जो है ना वो फुल सपोर्ट करता है किसको, अजरबैजान को, और जिसकी वजह से आपका आर्मेनिया जो है बेचारा परेशान रहता है। इस पूरे रीजन में एक और टर्म है, जैसे कि इसको बोलते हैं द लाचिन कॉरिडोर। ये लाचिन कॉरिडोर कहाँ है, तो ये कुछ इस जगह पड़ता है करम्बाख में। इसमें क्या हुआ था, 2020 के अकॉर्डिंग ये 5 साल के लिए ना इसका कंट्रोल जो है वो रशिया के पास है। अगर आपसे पूछ रहे हैं लाचिन कॉरिडोर क्या है या कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है करम्बाख रीजन में ही,
और 2020 का जब एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये 5 साल के लिए रशिया का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ये पूरी चीज़ थी अर्मेनिया अजरबैजान का, आपने जाना। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, देखो इसको ना लोग इंडिया और पाकिस्तान से भी सिमिलर करते हैं बहुत बार। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे अर्मेनिया अजरबैजान के अंदर वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये बताया जाता है कि अजरबैजान तुम्हारा दुश्मन है, अजरबैजान में कि अर्मेनिया तुम्हारा दुश्मन है। और नेशनलिज्म की भावना वहाँ पे मतलब एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में करके बहुत जाग जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखो पाकिस्तान को एक हम बचपन से ही कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आसपास की चीज़ों के माध्यम से ये मान के चलते हैं कि हाँ यार दे आर आवर एनिमी, और ऑल्दो पाकिस्तान की हरकतें भी वैसी हैं, बट अर्मेनिया अजरबैजान में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कारण का, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये भी रहता है कि जब इलेक्शन आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा था तो अजरबैजान में जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो नेशनलिज्म लोगों के मन में लाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, जिससे कि देखो नेशनलिज्म का फ़ायदा लेके ना बहुत कुछ किया जा सकता है। नेशनलिज्म जैसे कि क्या होता है ना कि सब लोग इकट्ठे होकर फिर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड हो जाती है। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। टर्की को सपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली ही टर्की ने अर्मेनिया को सपोर्ट नहीं किया है, अर्मेनिया के अगेंस्ट में रहा है हमेशा। अजरबैजान उनका फेवरेट है, प्लस अजरबैजान काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रशिया भी देखो वही वाली बात है, रशिया और टर्की की भी बनती है। तो रशिया अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, अर्मेनिया से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, दोनों ही उसके पार्ट हैं। तो रशिया पीछे से रहता है, बैक चैनल टॉक्स करता है और इनके बीच में छोटे छोटे वॉर होते रहते हैं। अब आज की जो न्यूज़ है उसको भी खोल लेते हैं। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि भाई फिर से दोनों ट्रूप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी वॉर किसी भी कंट्री में अच्छी नहीं होती है। आपको ये लगता है कि इसमें अपना क्या जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, पहले बहुत सारे कंट्रीज को लगा कि अरे यार ये लड़ रहे हैं ना, अपना क्या जा रहा है, पर इन दी एंड देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। वीट का दाम आप देख रहे हो, सिर्फ इंडिया के हिसाब से मत समझो, बहुत सारी बड़ी कंट्रीज को वीट नहीं मिल रहा है, राइस महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगे हो गए हैं, जो कि ब्लैक सी का उधर रशिया कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आपको एक कंट्री का सपोर्ट में चुनना पड़ता है कि भाई हम इसके सपोर्ट में, हम इसके सपोर्ट में। तो ये सब चीज़ें ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है लॉन्ग टर्म में। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई उनके बीच की लड़ाई अपने को क्या करना है, समझ रहे हो। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग इट। जय हिंद, जय भारत।